हाय दोस्तों, माय नेम इज़ मोहित कुमार गुप्ता। मैं यशोदा एकेडमिक पर आपके लिए 10th क्लास की फिजिक्स का आज डेमो दूंगा। और मुझे विश्वास है कि आप 100% इस कोचिंग के सिलेबस को ज़रूर खरीदेंगे। ठीक है। और मैं यह विश्वास दिलाता हूँ कि जो मैं ही पढ़ाऊंगा तुमको 100% समझ में आएगा। 100% वो गारंटी मेरी है कि मुझे तुम्हें कैसे समझाना, मैं देसी हूँ और देसी ही भाषा में और देसी ही रूप से समझाऊंगा। ओके दोस्तों, ठीक है। तो हम आते हैं आपके लिए 10th क्लास का, पहले चलने वाला 10th क्लास का फिजिक्स। ठीक है दोस्तों। तो भाई फिजिक्स को पढ़ने से पहले यार हमको ये पता होना चाहिए कि मतलब फिजिक्स से भी पहले एक थोड़ा और है। वो है क्या? विज्ञान। है ना? विज्ञान क्या, जैसे कि विज्ञान क्या है। तो दोस्तों मैं सबसे पहले देखो, ये बोर्ड में तो आने वाला है नहीं, विज्ञान क्या है। विज्ञान भाई बोर्ड में नहीं आएगा बिल्कुल भी। लेकिन ऐसी चीजों का फायदा होता है कहाँ, जैसे कि मान लो तुम कहीं जा रहे हैं, कुछ भी कोई पूछने लग जाए कहाँ पढ़ने जा रहा है, कि साइंस पढ़ रहा हूँ। भाई साइंस क्या है, मतलब सबसे पहले विज्ञान क्या है। मैं आपको वर्ल्ड से ब्लेंसर के अंदर लेके आऊंगा, समझे ना। पहले विज्ञान लेके आऊंगा, फिर फिजिक्स लेके आऊंगा, फिर टॉपिक वाइज लेके आऊंगा। ठीक सर? ठीक है जी। विज्ञान क्या है? तो भाई विज्ञान क्या, जैसे मान लो कोई भी वस्तु या कोई भी विषय, कोई भी वस्तु या कोई भी विषय के संबंध में, यानी कि उसके बारे में हमको जो भी क्रम अनुसार ज्ञान है वो क्या कहलाएगा? विज्ञान। जैसे तुम सोचो, मैंने क्या बोला था, कोई भी वस्तु या विषय, और इसके बारे में हमको जो भी ज्ञान है, और ज्ञान ऐसे नहीं मतलब सिस्टमेटिकली नहीं है, सिस्टमेटिकली होना चाहिए, मतलब क्रमबद्ध और क्रमानुसार ज्ञान ही होना चाहिए, वो क्या कहलाएगा? हमारा विज्ञान। ठीक है। जैसे देखो, कोई व्यक्ति है, उस व्यक्ति को रसायनों के बारे में ज्ञान है। किसके बारे में ज्ञान है? रसायनों को। तो वो किसके अंदर आएगा? रसायन विज्ञान। मान लो कि किसी को जीव जंतु के बारे में ज्ञान है, तो वो क्या क्या आने वाला है? जीव विज्ञान, जंतु विज्ञान। किसानों को कृषि के बारे में ज्ञान है, तो क्या आने वाला है? वो कृषि विज्ञान। ठीक है। जैसे कि कुछ लोगों को कंप्यूटर के बारे में ज्ञान है, तो वो क्या आता है? कंप्यूटर विज्ञान। मतलब ये पता चला, कोई भी वस्तु या विषय जिसके संबंध में हमको क्या हो, क्रमानुसार ज्ञान हो, वो क्या कहलाएगा? हमारा विज्ञान। ठीक है। तो पता चला विज्ञान क्या है। देखो दोबारा रिवाइज करते हैं। कोई भी वस्तु या विषय, उसके संबंध में जो भी क्रम अनुसार ज्ञान है वो क्या कहलाएगा? विज्ञान। जैसे जीवों के बारे में ज्ञान, जीव विज्ञान, जंतु के बारे में ज्ञान, जंतु विज्ञान। ठीक है। और रसायनों के बारे में ज्ञान, रसायन विज्ञान। अब मेन आ रहा है जो हमारा क्या है सब्जेक्ट, वो सब्जेक्ट क्या है? हमारा भौतिक विज्ञान। ठीक है। भौतिक विज्ञान। तो थोड़ा ध्यान से देखते हैं, ये जो विज्ञान है, विज्ञान की बहुत सारी शाखाएं, जीव विज्ञान, जंतु विज्ञान, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान, कंप्यूटर विज्ञान, सामाजिक विज्ञान। ठीक है। और मतलब कि बहुत ही सारी शाखाएं हैं। ठीक है। लेकिन हम जो आज पढ़ने वाले हैं, जो पढ़ेंगे, वो पढ़ेंगे भौतिक विज्ञान। ठीक है सर, क्या पढ़ेंगे? भौतिक विज्ञान। तो भौतिक विज्ञान को देखते हैं। तो देखते हैं भैया, हमारा है भौतिक विज्ञान। तो भौतिक विज्ञान को इंग्लिश में बोलते हैं दोस्तों फिजिक्स। क्या बोलते हैं? फिजिक्स। भौतिक विज्ञान को क्या बोलते हैं? फिजिक्स। ठीक है। अब हमको पता होना चाहिए भौतिक विज्ञान क्या होता है। भौतिक विज्ञान क्या होता है? तो तुम खुद अपने आप सोचो कि भौतिक विज्ञान किसके अंदर आ रहा है। भौतिक विज्ञान विज्ञान के अंदर आ रहा है। मतलब क्या? विज्ञान की क्या है? शाखा। विज्ञान की शाखा। तो हम बोल सकते हैं विज्ञान की वह शाखा। यानी मान लो ये विज्ञान है, विज्ञान की क्या बहुत सारी शाखाएं हैं, बहुत सारी शाखाएं, इतनी शाखाएं गिनवाई बहुत ज्यादा, लेकिन उनमें हम पढ़ने वाले हैं भौतिक विज्ञान। तो बोलेंगे विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत प्रकृति से उत्पन्न होने वाली घटनाओं का अध्ययन किया जाता है। मतलब प्रकृति से कैसी घटनाएं? जैसा सोचो भाई, ये क्या है हमारा? एक हमारा क्या है? राइटर पेन है। अब इस राइटर पेन को मैं छोड़ूं, जैसे मैंने राइटर पेन को छोड़ा तो ये कहा नीचा गिरा। भाई क्यों गिरा ये?
मैंने कुछ लगाया इस पर? नहीं, क्योंकि इस पर प्रकृति का एक बल लग रहा है। वो क्या लग रहा है? गुरुत्वाकर्षण बल। ठीक, क्या लग रहा है? पृथ्वी का क्या लग रहा है? प्रकृति का क्या लग रहा है? गुरुत्वाकर्षण बल। तो हमने कुछ किया? नहीं किया। यानी प्रकृति में जो भी सारी घटनाएं हो रही हैं, अर्थात जिनमें क्या है, कोई भी ऊर्जा का क्या है, रूप है, उस जिस विज्ञान के अंदर पढ़ेंगे वो क्या कहलाएगा? हमारा भौतिक विज्ञान। तो दोबारा देखते हैं, यानी विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत प्रकृति से उत्पन्न होने वाली घटनाओं का अध्ययन किया जाता है, वो क्या कहलाएंगे? हमारी भौतिक विज्ञान। एक बार दोबारा देखते हैं सर। विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत प्रकृति से उत्पन्न होने वाली घटनाओं का अध्ययन किया जाता है, क्या कहलाया जाता है? भौतिक विज्ञान। ठीक है दोस्तों, तो भाई हमारा बोर्ड में बिल्कुल नहीं आने वाला, लेकिन भाई हम पढ़ रहे हैं तो हमको किसी के बारे में पता होना चाहिए कि भाई विज्ञान क्या है और भौतिक विज्ञान क्या है। ठीक है, तो हम चलें 10th क्लास के टॉपिक पर, 10th क्लास के चैप्टर पर। ठीक है सर, तो देखते हैं। हमारा हमारे इसमें क्या 4 यूनिट है 10th क्लास में? प्रकाश की, वैद्युत की, चुंबक और विद्युत चुंबक, 4 यूनिट हमारी। ठीक है, जो कि हमारी सबसे पहली यूनिट है प्रकाश की। सबसे पहली यूनिट का नाम क्या है? प्रकाश की, जिसको बोलेंगे ऑप्टिक्स। जिसको क्या बोलेंगे? ऑप्टिक्स। भाई ये 10 नंबर की आती है बोर्ड में, 10 नंबर की आती है बोर्ड में ये ऑप्टिक्स। ठीक है, और मैं केवल इतना ही बोलूंगा, मैं यदि 45 मिनट की क्लास ले रहा हूं तो तुमको केवल घर जाके 30 मिनट ही देखना है, और फिर बोर्ड का पेपर देखना कि ये पकड़ना कि भैया तुमने ये पढ़ाया और हमारा ये क्वेश्चन नहीं आया। ये मेरा कॉन्फिडेंस रहा है, अब से नहीं 4 साल पहले से भी। ठीक है सर, तो देखते हैं। तो सॉरी सॉरी, तो सबसे पहले देखो, अब हमको जा रहे हैं तो हमको पता होना चाहिए ना कि भाई ये प्रकाश की क्या है। जैसे हमको शब्द से ही पता पड़ा, प्रकाश यानी कि भौतिक विज्ञान की एक शाखा है। पहले विज्ञान पढ़ी थी, फिर पढ़ा था उन्हें भौतिक विज्ञान। अब भौतिक विज्ञान के अंदर एक यूनिट पढ़ने वाले हैं 10th क्लास की, वो क्या है? प्रकाश की। ठीक है, अब प्रकाश की क्या मतलब? भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत प्रकाश से उत्पन्न होने वाली घटनाओं का अध्ययन किया जाता है, वो क्या कहलाता है? हमारा प्रकाश की। भाई नहीं आएगा क्योंकि हमको पढ़ना है। क्या है? भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत प्रकाश से उत्पन्न होने वाली घटनाओं का अध्ययन किया जाता है, क्या कहलाता है वो? प्रकाश की। ठीक है, अब इसके बाद में जो तुम्हारा इंपॉर्टेंट तुम्हारी यूनिट का सबसे पहला टॉपिक, प्रकाश। व्हाट इज लाइट? मतलब कि प्रकाश क्या है? प्रकाश, प्रकाश क्या है? ठीक है, अब देखते हैं भाई प्रकाश क्या है। थोड़ा मैं बेसिकली समझाने की कोशिश करूंगा। जब मैं कोई भी थ्योरी लिख पाऊंगा, कराऊंगा, तो उसका मेरा हैंड रिटन नोट्स भी तुमको मिलेगा। ठीक है, तो देखें प्रकाश क्या है। प्रकाश क्या हो क्या सकता है? देखो सबसे पहले मैं बता रहा हूं, रेलवे का मैंने एक एग्जाम दिया था तो उसमें क्वेश्चन आया था, प्रकाश निम्नलिखित में से है? द्रव्यमान, संवेग, ऊर्जा, या बोल सकते हैं कण। यार मैंने पढ़ा था तो मुझे पता था, मेरा राइट गया था, मुझे पता प्रकाश क्या है? एनर्जी। प्रकाश क्या है? ऊर्जा। तो दोस्तों देखते हैं, प्रकाश वह ऊर्जा है जिसकी सहायता से हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। प्रकाश क्या है? एक एनर्जी। प्रकाश क्या है? एक ऊर्जा है जिसकी सहायता से हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। समझ में? प्रकाश क्या है? प्रकाश वह ऊर्जा है जिसकी सहायता से हमें वस्तु दिखाई देती हैं। तो अब आपके दिमाग में सीधा सा क्वेश्चन उठ रहा होगा कि भैया आंख क्या काम करती है? प्रकाश का कोई मतलब है? हाँ भाई है। आंखें केवल देखती हैं। क्या अंधेरे कमरे में देख सकते हैं आप? अंधेरे कमरे में देख सकते हैं? अंधेरे कमरे में नहीं देख सकते। इसका मतलब प्रकाश की सहायता से वस्तु दिखाई देती है, लेकिन प्रकाश का है ऊर्जा। तो राइट परिभाषा की डेफिनेशन क्या है इसकी? प्रकाश वह ऊर्जा है जिसकी सहायता से हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। ठीक है, चलो भैया ले लिखना पड़ेगा। प्रकाश
वह ऊर्जा है जिसकी सहायता से हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। प्रकाश वह ऊर्जा है जिसकी सहायता से हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। चलो ठीक है भैया। अब आएगा प्रकाश के गुण। यहां से जो मैं गुण करवाने वाला हूं, कल ही मेरे 10th क्लास के स्टूडेंट बोर्ड का पेपर दे के आए हैं, और नहीं तो आप देख सकते हैं उसमें एक ब्लेंसर के सेट में लिखा है प्रकाश की निर्वात में चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। कल 10th क्लास का बोर्ड का पेपर हुआ है, उसको पेपर देख लो 10th क्लास के, जिसमें क्वेश्चन उठा है प्रकाश की निर्वात में चाल कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, तो देखते हैं प्रकाश के गुण। हम देखते हैं प्रकाश के गुण। तो देखो भाई, सबसे पहला एक वैज्ञानिक था जिसका नाम था स्नेल। क्या नाम था? स्नेल। एक वैज्ञानिक था स्नेल। स्नेल ने बताया कि प्रकाश सीधी सरल रेखा में चलता है। प्रकाश सीधी सरल रेखा में चलता है। यार उसने सिद्ध कैसे किया था ये? उसने क्या किया, एक ब्रांच ली, उस ब्रांच पर समान समान आकार के मतलब कि गत्ते काटे, और गत्ते काटने के बाद उसमें क्या किया, कम एक मतलब एक ऑर्डर में रख दिया सभी को। फिर क्या हुआ कि लाइट ऑफ कर दी। लाइट ऑफ करने के बाद लाइट ऑफ करने से पहले उन सब में एक छिद्र किया। सभी में क्या किया? छिद्र किया, एक समान आकार का बिल्कुल सीधी रेखा में। फिर लाइट ऑफ किया। लाइट ऑफ करने के बाद इधर से टॉर्च का प्रकाश डाला। जैसे टॉर्च का प्रकाश डाला तो वो जो प्रकाश है वो छिद्रों से, मतलब जो बाहर को प्रकाश निकल रहा है वो जो छिद्र है उतने ही आकार का निकल रहा है। उसने बोला सीधी रेखा में चलता है। चलो ठीक है भैया, तो भैया क्या टेढ़ी मेढ़ी रेखा में चलता है प्रकाश? फिर उसने क्या किया, वो जो गत्ते हैं उनको डिसऑर्डर किया, एक को इधर कर लिया, एक को इधर कर लिया, तो अब तो जो छिद्र है वो सीधा नहीं है। यदि प्रकाश टेढ़ी मेढ़ी रेखा में चलता तो वो प्रकाश क्या है, जरूर वहां तक पहुंचता, लेकिन प्रकाश नहीं पहुंचा। तो इससे सिद्ध होता है, स्नेल ने बताया था कि प्रकाश कैसे चलता है, सीधी सरल रेखा में चलता है। तो पहला गुण है दोस्तों, प्रकाश सीधी सरल रेखा में चलता है। सीधी सरल रेखा में चलता है। ठीक है दोस्तों, प्रकाश कैसे चलता है, सीधी सरल रेखा में चलता है। ठीक है जी। अब इसके बाद में जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट, कल बोर्ड में उठा हुई है, प्रकाश की चाल। क्या मतलब, जो प्रकाश है इसकी स्पीड क्या है, प्रकाश की चाल क्या है? तो देखते हैं भाई, प्रकाश की चाल। प्रकाश की चाल, प्रकाश की चाल में बोलो निर्वात या वायु, निर्वात या वायु। प्रकाश की चाल निर्वात या वायु में होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, जो कि कल तुम्हारे 10th क्लास के पेपर में उठा हुआ है। ठीक है, अब ठीक है, लेकिन मैंने बोला मैं कोई भी काम फॉर्मेलिटी के लिए नहीं करता। मैं ये बताने वाला हूं कि यहां से क्वेश्चन रेलवे ने कैसे बनाया है। यहां से बनाया है रेलवे ने एक साइड में क्वेश्चन कि प्रकाश की चाल निर्वात में होती है। ऑप्शन दे रखा था 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड, 3000 किलोमीटर पर सेकंड, और जैसे बोल देगा 3 किलोमीटर पर सेकंड, और जैसे बोल देगा 3 × 10⁻² मीटर पर सेकंड। तो अब तुम ये बताओ भैया, ये हमारी यूनिट किस में है, मीटर पर सेकंड। किस में है, मीटर पर सेकंड। मीटर पर सेकंड। सॉरी थोड़ा सा ये कट रहा है तो इसको थोड़ा यहां पे देखते हैं। तो देखो, प्रकाश की चाल क्या बताई थी, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। लेकिन इसको यदि मैं किलोमीटर में चेंज करें तो वो मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में बताने वाला हूं, क्योंकि 12th क्लास या सीधा ही सीधा मैं मतलब चैप्टर पे आ गया हूं, लेकिन वहां पे चैप्टर पे नहीं आने वाला, उसको वहां भी देख सकते हैं। ठीक है, तो देखते हैं भाई। हमने बोला है 1 किलोमीटर में कितने होते हैं, 1000 मीटर। 1 किलोमीटर में कितने होते हैं, 1000 मीटर। यानी कि 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर। दोस्तों जिसको बोल सकते हैं 10⁻³ मीटर।
मतलब कि 10 की पावर 3 मीटर को क्या बोल सकते हैं, 1 किलोमीटर। तो यहां बना सकते हैं, बनाने की कोशिश करो। 3 गुणा 10 की पावर 5 और 10 की पावर 3 जो बचा मीटर में, वो किसमें चेंज हो गया, किलोमीटर में। तो 3 गुणा 10 की पावर 5 किलोमीटर प्रति सेकंड। ठीक है, लेकिन भाई ऑप्शन तो ये है ना, 3 गुणा 10 किलोमीटर। अब इसको चेंज करो, पावर को लगाओ, तो क्या बोल सकते हैं, 3 पावर 5 पावर 0, 1 2 3 4 5 किलोमीटर पर सेकंड, जिसको बोलेंगे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। तो हम दोस्तों बोल सकते हैं कितना है, 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड। तो ये हमको पता होना चाहिए, सीधा बच्चों को यही पता होता है कि प्रकाश की चाल कितनी होती है निर्वात में, 3 गुणा 10 की पावर 8 मीटर प्रति सेकंड। लेकिन रेलवे के वो पेपर में 25 नंबर की साइंस आती है, जिसमें कि 10 फिजिक्स और 10 बायो, 5 केमिस्ट्री के। तो ये ध्यान रखना कि इसको 3 गुणा 10 की पावर 8 मीटर प्रति सेकंड को 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड भी बोल सकते हैं। चलो ठीक है भैया, क्या हम प्रकाश की चाल इसी में सीमित है, नहीं, अब भी और भी प्रकाश की चाल है। जैसे देखो, जल में प्रकाश की चाल, किसमें, जल में प्रकाश की चाल। मेरे प्यारे दोस्तों, याद तो केवल तुमको वायु निर्वात में करना है, लेकिन क्यों ना यार, हमको जब नॉलेज मिली तो कुछ नॉलेज इंक्रीज की जाए। ठीक है, क्या नंबरों को लिए नहीं पढ़ते कभी भी, नॉलेज भी होनी चाहिए भाई। ठीक है, तो जल में प्रकाश की चाल जो होती है मेरे प्यारे दोस्तों, वो होती है 2.25 गुणा 10 की पावर 8 मीटर प्रति सेकंड। तो ऐसे भी इसको बना सकते हैं, कितना हो गया, 2.25 लाख, यानी 2.25 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। चलो ठीक है भैया, जल में हो गई, तो यार और भी पता होना चाहिए। अब क्या बचा, कांच। किसमें बचा, कांच। कांच में प्रकाश की चाल, कांच में प्रकाश की चाल, मेरे प्यारे दोस्तों, कांच में प्रकाश की चाल होती है 2 गुणा 10 की पावर 8 मीटर प्रति सेकंड। तो हमने अभी क्या देखा, प्रकाश की केवल 2 ही गुण पड़े हैं। प्रकाश कैसे चलता है, सीधी सरल रेखा में चलता है। ठीक है जी, स्नेल ने बहुत बताया था ये। प्रकाश की चाल निर्वात में कितनी होती है, निर्वात या वायु, मतलब वायु जो हमारा ये है, निर्वात, निर्वात मतलब वायु, मतलब वहां से कोई भी माध्यम ना हो जो कि हमारे अंतरिक्ष में है, माध्यम है जहां पर क्या है, कुछ भी कोई भी गैस नहीं है, वो क्या है, हमारा निर्वात। ठीक है, निर्वात मतलब जहां पे, वात माने वायु, जहां पर वायु में, मतलब वायु में क्या है, वायु में बहुत सारी गैसों का मिश्रण है, कोई भी गैस ना होगी, वो क्या कहलाएगा, निर्वात। तो निर्वात और वायु में चाल कितनी होती है, 3 गुणा 10 की पावर 8 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है जी, जल में प्रकाश चाल कितनी होती है, 2.25 गुणा 10 की पावर 8 मीटर प्रति सेकंड। कांच में कितनी होती है, 2 गुणा 10 की पावर 8 मीटर प्रति सेकंड। तो नेक्स्ट इसका जो अगला है, अगले पर चलते हैं। अगला गुण कौन सा है इसका, देखो भैया, तीसरा, तीसरा गुण, तीसरा इसका गुण आने वाला है, प्रकाश के कारण कई प्रकाशिक घटनाएं उत्पन्न होती हैं। मतलब जो प्रकाश है, ये बहुत सारी घटनाएं प्रकृति में अपनी दिखाता है। जैसे कौन कौन सी, प्रकाश का अपवर्तन, जो कि तुम्हारे 10th क्लास में और 12th क्लास में दोनों में है। प्रकाश का अपवर्तन, कौमा परावर्तन, कौमा वर्ण विक्षेपण, कौमा वर्ण विक्षेपण। ठीक है, और प्रकीर्ण, प्रकीर्ण, ये शब्द वो है जिसके कारण हमारे अंतरराष्ट्रीय भारतीय विज्ञान दिवस, अंतरराष्ट्रीय विज्ञान दिवस यानी कि 28 फरवरी को बनाया जाता है। ठीक है, जो कि हमारे वैज्ञानिक कौन से थे, सीवी रमन, चंद्रशेखर वेंकट रमन। इस दिन इनको नोबेल, इस दिन इनको भौतिक के क्षेत्र में पुरस्कार मिला था, जिसके कारण अंतरराष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। कब, 28 फरवरी। कौन सी घटना के लिए, प्रकाश के प्रकीर्ण के लिए। ठीक है, उसकी मैं वो पूरी स्टोरी बता सकता हूं कि इन्होंने ये घटना कैसे, मतलब कि कैसे किया था, क्योंकि इतना इसके बारे में बात बात करेंगे। ठीक है सर, इसके क्या है, प्रकाश के कारण कितनी घटना उत्पन्न होती है, परावर्तन, अपवर्तन, विवर्तन, और भी है, विवर्तन, व्यतिकरण, ध्रुवण,
ठीक है, प्रकाश, विद्युत प्रभाव, बहुत ही सारी घटनाएं उत्पन्न होती हैं, लेकिन हम मेन घटनाओं को पढ़ेंगे, परावर्तन, अपवर्तन, विवर्तन, व्यतिकरण और ध्रुवण आदियों को। ठीक है, अब चौथा, हमारे प्रकाश पारदर्शी माध्यमों से होकर गुजर सकता है। कौन से? पारदर्शी। और एक होता है अपारदर्शी। कौन सा होता है? एक होता है हमारा पारदर्शी और एक कौन सा होता है? अपारदर्शी। अब ये होता है ट्रांसपेरेंट, ये होता है ओपेक्यू। अब देखिए, पारदर्शी, पारदर्शी शब्द से ही पता चला है, पारदर्शी जिसमें से आर पार प्रकाश हो जाए, यानी कि जैसे कांच है, प्रकाश की टॉर्च डालें उधर दिखने पहुंच जाएगा। तो प्रकाश पारदर्शी माध्यमों से होकर क्या करता है? गुजरता है, लेकिन अपारदर्शी माध्यमों से होकर के नहीं गुजरता। ठीक है, चौथा गुण कौन सा है? प्रकाश पारदर्शी माध्यमों से होकर के गुजर सकता है, लेकिन अपारदर्शी माध्यमों से होकर के नहीं गुजरता। एक होता है अर्ध पारदर्शी। कौन सा होता है? अर्ध पारदर्शी। अर्ध पारदर्शी क्या होता है? देखा है, जैसे कोई कागज लो और कागज को लेने के बाद उसमें सर पे रगड़ो, क्योंकि हमारे बालों में ऑयल होगा। अब ऑयल उसको रगड़ेंगे तो तुम देखोगे वो कागज में तुमको आर पार दिखने लग जाएगा। वो क्या होता है? हमारा अर्ध पारदर्शी। क्या होता है? अर्ध पारदर्शी। मतलब प्रकाश पारदर्शी माध्यमों से पूर्ण रूप से गुजरता है, लेकिन अर्ध पारदर्शी माध्यम से पूर्ण रूप से नहीं गुजरता। यहां कुछ अपवर्तन भी होता है, लेकिन अपारदर्शी माध्यमों से प्रकाश नहीं गुजरता। ठीक है, चलो इसके बाद में नेक्स्ट देखते हैं और गुण। हाँ जी, इसके बाद में आया प्रकाश की तरंग दैर्ध्य, दृश्य प्रकाश। क्या? दृश्य प्रकाश की तरंग दैर्ध्य, तरंग दैर्ध्य। ये भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। 10th क्लास में तो नहीं उठा अभी तक, लेकिन अब कंपटीशन में बहुत ज्यादा उड़ जाता है। दृश्य प्रकाश की तरंग दैर्ध्य क्या होती है? दृश्य प्रकाश की तरंग दैर्ध्य होती है 3900 एंगस्ट्रॉम से लेकर 7800 एंगस्ट्रॉम होती है। चलो ये तो सभी को पता है कि प्रकाश की तरंग दैर्ध्य 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम होती है, लेकिन ये नहीं पता कि दृश्य प्रकाश कौन सा होता है। दृश्य प्रकाश कौन सा होता है? तो मैं दोस्तों बताऊं, दृश्य प्रकाश का है जो ये हमारे सूर्य का प्रकाश है, जो ये हमारे सूर्य का प्रकाश है, ये जो है ये क्या है? दृश्य प्रकाश। ये क्या है? दृश्य प्रकाश। मतलब कि इस सूर्य के प्रकाश में जो होते हैं 7 रंगों का मिश्रण होता है। क्या होता है? 7 रंगों का मिश्रण होता है। मतलब जिसको पढ़ने वाले विवग्योर, क्या होता है वो? विवग्योर। उसको नेक्स्ट अपना 10th इसी में ही एक चैप्टर आने वाला है वर्ण विक्षेपण, तो उसमें पढ़ने वाले हैं। तो दृश्य प्रकाश नॉर्मल सा ध्यान देंगे, क्या होता है? 7 रंगों का मिश्रण, जिसमें विवग्योर। ठीक है, अब पता चलना चाहिए कि 3900 एंगस्ट्रॉम सबसे कम है और 7800 एंगस्ट्रॉम क्या है? सबसे ज्यादा। 78 एंगस्ट्रॉम। अब ये जो 3900 एंगस्ट्रॉम है वो है बैगनी रंग की तरंग दैर्ध्य। किसकी है दोस्तों? बैगनी रंग की तरंग दैर्ध्य है। और 7800 एंगस्ट्रॉम किसका है? लाल रंग की तरंग दैर्ध्य। किसकी होती है? लाल रंग की तरंग दैर्ध्य। तो हमें पता होना चाहिए कि दृश्य प्रकाश की तरंग दैर्ध्य कितनी होती है? 3900 एंगस्ट्रॉम से लेके 7800 एंगस्ट्रॉम। मतलब कि 3900 एंगस्ट्रॉम सबसे कम किसकी होती है? बैगनी रंग की। और 7800 एंगस्ट्रॉम सबसे ज्यादा, जो किसकी होती है? लाल रंग की। ठीक है, अब जी हमारा हुआ प्रकाश की जो इंपॉर्टेंट मतलब प्रॉपर्टीज हैं वो हुई है प्रकाश की। और भाई यहां से क्वेश्चन 1 नंबर का विकल्प में उठने का चांस होता है, जो कि आप यूपी बुलंदशहर, बुलंदशहर का सेट जो भी कल 10th क्लास का आया है उसमें देख सकते हैं। वायु या निर्वात में प्रकाश की चाल 3 गुणा 10 की पावर 8 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, मेरे हैंड रिटन नोट्स भी प्राप्त हो जाएंगे आपको। ठीक है, चलो इसके बाद में देखते हैं। चलो ठीक है दोस्तों, इसके बाद में आते हैं हम। अब
इसके बाद में टॉपिक आता है प्रकाशिक वस्तुएं। कौन कौन सा आता है? प्रकाशिक वस्तुएं। प्रकाशिक वस्तुएं मतलब कि प्रकाशिक वस्तुएं कितने प्रकार की होती हैं? तो मैं आपको बताता हूं, प्रकाशिक वस्तुएं दो प्रकार की होती हैं। एक होती है दीप्त वस्तुएं। कौन सी? दीप्त। एक होती है दीप्त वस्तुएं, और मेरे दोस्तों दूसरी होती है अदीप्त। कौन सी होती है? अदीप्त वस्तुएं। यही क्लियर होगा ये सारा कुछ। दीप्त वस्तुएं कौन सी होती हैं? दीप्त वस्तुएं वो होती हैं जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न करती हैं, यानी कि वे वस्तुएं जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करती हैं वो क्या कहलाती हैं? हमारी दीप्त वस्तुएं। तो दोस्तों मैं शॉर्ट लिखूंगा, जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करती हैं। क्या करती हैं? स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करती हैं, वो क्या कहलाती है? हमारी दीप्त वस्तुएं। चलो ठीक है भैया, ये दीप्त वस्तुएं तो इनका एग्जाम्पल तो पता होना चाहिए। हाँ भाई, इसका एग्जाम्पल, सबसे बड़ा प्राकृतिक एग्जाम्पल सूर्य। क्या है? सूर्य। सूर्य क्या है? प्राकृतिक प्राकृतिक दीप्त आकाशीय पिंड या तारा। ठीक है, मतलब कैसे? सूर्य पर क्या होता है? सूर्य पर हाइड्रोजन का संलयन हो रहा है हीलियम में, जिसके कारण जो हमारी नाभिकीय संलयन से जो ऊर्जा मिल रही है वो क्या है? प्रकाश के रूप में, उसमें ऊर्जा के रूप में क्या है? मिल रही है, जिसके कारण हम सब, मतलब पेड़ पौधे और हम सबको मिलती है वो ऊर्जा। तो इसका मतलब क्या है? स्वयं प्रकाश उत्पन्न कर रहा है। कौन कर रहा है? सूर्य। तो सूर्य क्या है? दीप्त आकाशीय पिंड या दीप्त तारा। चलो ठीक है भैया, और कौन सा एग्जाम्पल देखो। हाँ जी, और देखते हैं। सूर्य के बाद में जैसे कि देखो तुम, जलता हुआ बल्ब। क्या? जलता हुआ बल्ब। हाँ जी, ऐसे ऐसे बोल सकते हैं, सॉरी, ऐसे बोल सकते हैं जलती मोमबत्ती। क्या बोल सकते हैं? जलती मोमबत्ती। तो हमारा दीप्त वस्तु कौन सी है? जो वस्तुएं स्वयं प्रकाश उत्पन्न करती हैं दीप्त वस्तुएं कहलाती हैं। ठीक है, इसके बाद में आएगा अदीप्त वस्तुएं। इसका उल्टा, नॉर्मली जो वस्तुएं स्वयं प्रकाश उत्पन्न नहीं करती हैं, जो वस्तुएं स्वयं प्रकाश उत्पन्न नहीं करती हैं, जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न नहीं करती हैं, नहीं करती हैं, क्या कहलाती हैं? अद्वित वस्तुएं। जैसे कोई भी कुछ भी ले लो, जैसे हमने ले लिया कुर्सी, मेज, किताब आदि। कुर्सी, मेज, किताब आदि, ये क्या है? हमारी अदीप्त वस्तुएं। ठीक है जी। अब एक बहुत ही अच्छा उदाहरण है चंद्रमा। क्या है? चंद्रमा। 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 चंद्रमा कैसा है? चंद्रमा दीप्त है या अदीप्त? तो दोस्तों मैं आपकी नॉलेज के बारे में, चंद्रमा अदीप्त है। क्या है? अदीप्त। तुम बोलेंगे भैया इस पे तो इस पे तो क्या प्रकाश है? तो भैया मैंने यहां एक बात बोला था, जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न करती हैं वही क्या कहलाती है? हमारी दीप्त वस्तुएं। चंद्रमा पर स्वयं का प्रकाश नहीं है, चंद्रमा पर सूर्य के प्रकाश के परावर्तन का जो आंतरिक प्रकाश है, क्या है वो? चंद्रमा पर। तो इसका मतलब चंद्रमा कैसा है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कंपटीशन में कई बार पूछा भी गया है। चंद्रमा कैसा है? अदीप्त आकाशीय पिंड। कैसा है? अदीप्त। क्यों? क्योंकि चंद्रमा पर अपना प्रकाश नहीं है। चलो भैया ठीक है, हमने दो चीज पढ़ी, क्या? दीप्त वस्तु और अदीप्त वस्तुएं। दीप्त वस्तु कौन सी? जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न करती है, जैसे कि सूर्य, जलता बल्ब, जलती मोमबत्ती इत्यादि। ठीक है, और क्या हमारा अदीप्त वस्तुएं? जो वस्तुएं स्वयं प्रकाश उत्पन्न नहीं करती है वो क्या कहलाती है? हमारी अदीप्त वस्तुएं। ठीक है, ठीक है जी। इसके बाद में आते हैं जो कि तुम्हारे चैप्टर का वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, अगला टॉपिक, जो कि हमारी फिजिक्स का पहले चैप्टर का अगला टॉपिक है, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है। वेरी इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक, वो है प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन। ठीक है,
प्रकाश का परावर्तन। तो इसको समझते हैं पहले। देखो भाई, ये हमारा कोई है चमकदार तल। ये क्या है हमारा कोई चमकदार बोल सकते हैं या क्या बोल सकते हैं, पॉलिशदार तल। ये क्या है, कोई हमारा चमकदार तल या क्या है, पॉलिशदार तल। ठीक है। अब मान लो इस पर कोई आए प्रकाश की किरण। क्या है, कोई प्रकाश की किरण। मान लो ये इस पर आ रही प्रकाश की किरण आई, ये प्रकाश की किरण आ रही है। अब भैया तो चमकदार तल है, ये प्रकाश की किरण टकराने के पश्चात इसी माध्यम में वापस लौट जाए तो इसी घटना को ही हम क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन। मतलब कि प्रकाश का किसी चमकदार तल से टकराकर पुनः उसी माध्यम में वापस लौट जाने की घटना को ही प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ये इसकी क्या रही डेफिनेशन। देखो दोबारा देखो, ये क्या है, कोई चमकदार तल, ये क्या है, प्रकाश की किरण, ये आ रही है और टकराने के पश्चात उसी माध्यम में वापस लौट के जा रही है तो इसी घटना को क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन। ठीक है जी, चलो ठीक है भैया। अब ये जो किरण आती है, इस किरण का नाम है आपतित किरण। क्या है इसका, आपतित किरण। इस किरण का नाम क्या है, इस किरण का नाम है आपतित किरण। इस किरण का नाम है आपतित किरण। ठीक है दोस्तों, ये जो किरण आ रही है इसका नाम क्या है, आपतित किरण। अब ये जो टकरा गई मतलब क्या होगा, परावर्तन हो गया तो इसका मतलब क्या है, ये परावर्तित किरण। ये इस किरण का नाम क्या है, परावर्तित किरण। ये आपतित किरण और ये क्या है हमारा परावर्तित किरण। अब ठीक है भैया, एक होता है नॉर्मल, मतलब कि हमारा होता है अभिलंब। क्या होता है, अभिलंब। तो देखो भाई, ये जो इस हमारे समतल दर्पण को नभ्यंश को, सॉरी मैं थोड़ा टेढ़ हो गया, ये इसको बोलते हैं हम क्या, अभिलंब। जो हमारी समतल दर्पण को 90 अंश के दो पार्टों में डिवाइड करे वो क्या है हमारा अभिलंब। ये क्या है हमारा अभिलंब। ठीक है। तो पहले डेफिनेशन बनाएंगे, प्रकाश का किसी चमकदार तल से टकराकर पुनः उसी माध्यम में वापस लौट जाने की घटना को ही प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ठीक है जी। इसके बाद में हमारा आएगा परावर्तन के नियम। क्या आएगा, परावर्तन के नियम। के बाद में आएगा परावर्तन के नियम। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इसके दो नियम होते हैं। इसके कितने नियम होते हैं, दो नियम। वो कौन कौन से देखते हैं। सब कुछ आंखों के सामने चलने वाला, सब कुछ यहीं से, कोई अपने पास नहीं, सब कुछ यहीं से बनेगा। देखो भाई, ये कौन सी किरण है हमारी, ये जो हमारी किरण है, सॉरी ये हमारी किरण, इस किरण का, ये किरण कौन सी है, आपतित किरण। कौन सी किरण है ये हमारी आपतित किरण, यहां के रुखी। ठीक है भैया, ये कौन सी किरण है हमारी परावर्तित किरण है। और ये क्या है हमारा अभिलंब। ये क्या है हमारा अभिलंब। तीनों एक ही पॉइंट पर हैं, तीनों क्या है एक ही पॉइंट पर। तो हमारा पहला नियम बना है कि प्रकाश के परावर्तन में आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। क्या, परावर्तित आपतित किरण, परावर्तित किरण और क्या अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। ठीक है जी। दूसरा नियम क्या है इसका, दूसरा नियम बहुत ही अच्छा है। देखो, ये आपतित किरण और ये अभिलंब, इनके बीच में कोई एंगल बनना होगा, उसको निरूपित करेंगे आई। किसे निरूपित करेंगे, आई। आई मतलब इंसिडेंट एंगल, मतलब कि आपतन कोण। आपतित किरण और अविलंब के बीच बने कोण को क्या कहते हैं हम, आपतन कोण। ठीक है जी। ऐसे ये परावर्तित किरण और ये क्या है हमारा अविलंब, इसके बीच जो ये कोण बनना है ये क्या कहलाएगा, आर, मतलब कि रिफ्लेक्टिव एंगल, यानी आपतन कोण और ये क्या है हमारा परावर्तन कोण। दोनों क्या होते हैं आपस में बराबर। आई बराबर क्या होता है, आर।
तो बनाएंगे प्रकाश के परावर्तन में आपतन कोण एंगल आई सदैव परावर्तन कोण एंगल आर के क्या होता है, बराबर होता है। ठीक है जी, हमारे परावर्तन नियम भी हो गए। परावर्तन नियम क्या हो गए हमारे, हो गए। ठीक है दोस्तों, मैं इसके बाद में तुमको थोड़ा सा और भी बताने की कोशिश करूंगा, क्योंकि आज केवल केवल डेमो क्लास है। ठीक है, जब भी क्लासेस तुम्हारी चलेंगी, तो जब भी तुम्हारी रेगुलर क्लासेस चलेंगी, एक मिनट, जब भी आपकी जब भी आपकी 1 मई से मतलब कंटिन्यूअस क्लासेस चलेंगी, तो मैं क्या यहां मैं पढ़ाऊंगा, उसके बाद में तुमको तुम्हारे चैनल पे मतलब कि नोट्स, हैंड रिटन नोट्स मेरे हाथों से लिखे हुए मिलेंगे। तुमको केवल और केवल यहां पर बोर्ड में समझना है, और जो मैं नोट्स दूं अपनी राइटिंग में, उनको तुमको क्या करना है, उनको प्रैक्टिस करना, तैयार करना है। ये गारंटी मेरा है कि 10th क्लास वाले 24 से 26 नंबर की फिजिक्स आती है। और भाई ये तो ना बोला कि एक आध नंबर कहीं गिर गया, क्योंकि थोड़ा सा नीचे रहना चाहिए कभी भी। लेकिन हाँ, कि यदि 24 की आ रही है तो 22 से नीचे आने वाले नहीं है, 26 की आ रही है तो 24 या 25 के करीब आने वाले नंबर। ठीक है, मैं फॉर्मेलिटी के लिए कभी नहीं पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो भैया इसके बाद में थोड़ा सा मैं और चलने वाला हूं बेसिकों पे, क्योंकि चैप्टर पे स्टार्ट अगला कुछ स्टार्ट नहीं करने वाला भी मैं। ठीक है, बोले तो आप मैं कर सकता हूं, ठीक है, लेकिन मुझे उससे पहले भी कुछ बताना है आपको। उससे पहले भी क्या है, मुझे कुछ बताना है। देखो भाई, इसके बाद में देखो थोड़ा ध्यान देंगे, हमारी जो फिजिक्स है जो हमारे बोर्ड में आती है, दोनों के लिए दो चीजों पर डिपेंड है। किन चीजों पर डिपेंड है, दो चीजों पर डिपेंड। एक तो होगा थ्योरी, एक होगा हमारा न्यूमेरिकल। क्या होगा, न्यूमेरिकल्स। ठीक है, लेकिन 10th क्लास में डेरिवेशन तो केवल शायद एक आधी आई, जैसे कि ओम के नियम का सत्यापन, बाकी का प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम में संयोजन, प्रतिरोधों का समांतर क्रम में संयोजन। ठीक है, ऐसा ज्यादा कोई डेरिवेशन भी नहीं है। लेकिन 12th क्लास वालों के लिए भी थ्योरी प्लस डेरिवेशन, थ्योरी प्लस डेरिवेशन। भाई ये सारा मैं कुछ कराऊंगा, तुमको करने की आवश्यकता नहीं है। यदि मैं 45 मिनट की क्लास ले रहा हूं तो तुमको 30 मिनट मेरे से कम समय ही पढ़ना है, लेकिन पढ़ना कंटिन्यूअस है। ठीक है, ठीक है जी। लेकिन न्यूमेरिकल, भाई न्यूमेरिकल के लिए सुनो, न्यूमेरिकल हमारा तब हो सकता है जब हमको उसका फॉर्मूला पता हो। भाई फॉर्मूला नहीं पता तो क्या हम न्यूमेरिकल कर सकते हैं, नहीं कर सकते। ठीक है जी, उसके बाद में हम पे कैलकुलेशन आती है। भाई कैलकुलेशन ना आती तुम पे तो क्या तुम न्यूमेरिकल कर सकते हो, नहीं। और भाई एक और बहुत इंपॉर्टेंट है, यूनिट चेंज। क्या, यूनिट चेंज। जैसे कि हम हर किसी न्यूमेरिकल को एमकेएस पद्धति में करते हैं। हम हर किसी न्यूमेरिकल को किस में करते हैं, एमकेएस पद्धति में करते हैं, एमकेएस यूनिट में करते हैं। ठीक है, तो मैं तुमको ये यूनिट चेंज बताने वाला हूं अभी। क्या बताने वाला हूं, यूनिट चेंज। यूनिट को चेंज कैसे करते हैं। ठीक है, दोबारा ध्यान देंगे, फिजिक्स में थ्योरी प्लस डेरिवेशन, न्यूमेरिकल, जिसका कोई सा भी पोर्शन वीक है वो अच्छे नंबर नहीं लेके आ सकता, ध्यान रखना। और ये और बात है भाई, कैलकुलेशन फॉर्मूला कब तैयार होगा, जब थ्योरी डेरिवेशन अच्छे से होंगी। इनसे कनेक्ट है सब कुछ, सब कुछ यहीं से कनेक्ट है। बाकी का कैलकुलेशन मैं कभी भी कैलकुलेशन ऐसे नहीं कराऊंगा कि 482 की 18 में मल्टीप्लाई करो, ऐसे नहीं, बिल्कुल नहीं यार, वो पुराना हो गया। सब कुछ कैलकुलेशन केवल सामने होगा और मुंह से सब चलेगा, सब कुछ। ठीक है, ऐसे गुणा होगी। और यूनिट चेंज, तो मैं तुमको यूनिट चेंज बताने वाला हूं थोड़ा सा। ठीक है, यूनिट चेंज बताने वाला हूं। ठीक है, देखते हैं भाई।
जैसे हम 8th क्लास में होते हैं तो केवल हमको इतना ही पता होता है कि भाई 1 मीटर में कितने, 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं और 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं। लेकिन यदि आज के भी किसी एक एवरेज स्टूडेंट से पूछा जाए तो वो बता नहीं पाता, जो कि आप देखने वाले यहाँ पर। ठीक है जी, 8th क्लास में केवल हमको ये पता होता है मिली, क्या पता होता है, मिली सेंटी डेसी, मिली सेंटी डेसी मीटर डेका हेक्टो किलोमीटर, मिली सेंटी डेसी मीटर डेका हेक्टो किलोमीटर। मेरे प्यारे दोस्तों, जो ये चार्ट में बनवाऊंगा, ये चार्ट तुम्हारी फिजिक्स के सबसे पहले पेज पे होना चाहिए। जब मैं न्यूमेरिकल कराऊंगा कि बोलूंगा ना कि माइक्रो में 10⁻⁻6 मीटर रख दो, तो बार बार नहीं बताऊंगा, मैं बोलूंगा अपने पेज के पहले पेज पे चले जाओ, सारणी को याद कर लो। ठीक है, तो देखते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। तो भाई मिली सेंटी डेसी मीटर डेका हेक्टो किलोमीटर, गाना तैयार कर सकते हैं हम, लेकिन इनको तैयार नहीं कर सकते क्या? कर सकते हैं। ठीक है, क्या है? मिली सेंटी डेसी मीटर डेका हेक्टो किलोमीटर। तो देखो भाई, देखो भाई, अब बेसिक बनाना सिखाता हूं मैं। देखो भाई, जैसे मैं हर किसी को चेंज करूंगा मीटर में, हर किसी को चेंज करूंगा किसमें? मीटर में। तुम पूछो भैया क्यों कर रहे हैं मीटर में, हम तो किलोमीटर में करेंगे। तो मैं बताऊं भैया, क्योंकि हम हर एक कोई न्यूमेरिकल एमकेएस में करते हैं। किस में करते हैं? एमकेएस पद्धति में क्या करते हैं? हर किसी न्यूमेरिकल करते हैं। मतलब कि एम माने मीटर, के माने किलोग्राम और एस माने सेकंड। यानी कि हर किसी को किसमें चेंज करना है? मीटर में। तो देखो मेरे प्यारे दोस्तों, 1 मीटर, मैं बोल रहा हूं 1 मीटर, 1 मीटर में कितने मीटर होते हैं? 1 मीटर में होता है 1 मीटर। 1 मीटर मेरे यार, 1 मीटर में कितना मीटर होगा? 1 मीटर ही तो होगा। अब 1 मीटर को बोल सकता हूं मैं 10⁻0। बोलो। अरे बताया गया था कि किसी की भी पावर 0 हो तो उसका मान कितना होता है? 1। इसको सिद्ध भी कर सकते हैं। साइड में देखो भाई, ये मैंने बोला 10⁻0, तो मेरे प्यारे दोस्तों मैं इसको बोल सकता हूं 10⁻A-A, क्योंकि ए में से गया तो 0 आएगा। अब हमें बताया गया था पावर तब घटती है जब भाग होता है, मतलब इसको कर सकते हैं 10⁻A/10⁻A। अब देखो, ऊपर से सेम नीचे सेम कट गया तो कितना आएगा मेरे प्यारे दोस्तों? 1। तो हमको पता होना चाहिए और पता होता है कि 10⁻0 का मान कितना होता है? 1। ठीक है जी, 1 मीटर को क्या बोल सकते हैं? 10⁻0। अब देखो भाई, यदि नीचे से ऊपर को चेंज करते हैं तो पावर लगते हैं प्लस का। पावर क्या रखते हैं? प्लस का। यदि ऊपर से नीचे को चेंज करते हैं तो पावर क्या रखते हैं? प्लस का। ठीक है जी। और यदि ऊपर से नीचे को चेंज करते हैं तो पावर क्या रखते हैं? माइनस का। यार थोड़ा बेसिक, तुमको सीढ़ियों पे चढ़ना है, ऊपर चढ़ना है, तो पावर ऐड करनी पड़ेगी, करनी पड़ेगी। अब तुमको सीढ़ियों से कूदो तो पावर क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, चोट लग जाएगी, मेरा मतलब रिकवरी नहीं हो पाएगी जल्दी। तो इसलिए ऊपर से नीचे को चेंज कर दे तो पावर माइनस की आती है, और नीचे से ऊपर को चेंज कर दो तो पावर कैसी आती है? प्लस की आती है। ठीक है भैया। अब देखो 1 किलोमीटर को चेंज करना है मुझे मीटर में। क्या? 1 किलोमीटर को चेंज करना है मीटर में, तो भैया यहां तक लगा लो 0 0। क्या लगा लो? क्योंकि किलोमीटर को मीटर में चेंज करना है। अब देखो ये हो गया 1000। क्या हो गया? 1000। 1000 का मतलब कितना होगा? 10⁻3। मैंने दोस्तों बताया था जब नीचे से ऊपर को चेंज करते हैं तो पावर प्लस का, तो 10⁻3 मीटर कितना होता है? 10⁻3 मीटर। ठीक है। अब बताओ भाई, हेक्टो में कितना होता है? तो भाई अब ये 0 हटा दो तो कितनी 0 बच गई? 2 0। तो कितना हो गया? 10⁻2 मीटर। ठीक है। डेका, डेका का मतलब कितना हो गया? 10⁻1 मीटर। अब ऊपर को जा नहीं सकते क्योंकि मीटर में चेंज करना है, मैंने बोला था एमकेएस। ठीक है जी। अब इसके बाद में अब चेंज करते हैं ऊपर से मिली में। देखो, मिली को चेंज करो मीटर में तो 0 0 0 1, कहां तक आना है? यहां तक। तो अभी देखो कितना हो गया? 1000। 1000 का मतलब 10⁻3। लेकिन मैंने एक बात बताई थी आपको कि यदि ऊपर से नीचे को चेंज करते हैं, मिली को मीटर में चेंज कर रहे हैं, मतलब कि अपर से नीचे को चेंज कर रहे हैं,
तो पावर क्या आएगी, माइनस में आएगी, तो बोल देंगे 10 की पावर माइनस का 3 मीटर। फिर एक इसको करेंगे तो 10 की पावर माइनस का 2 मीटर, देख लो तो बचेगा। और इसको करेंगे 10 की पावर माइनस का 1 मीटर। ये केवल और केवल हमारा क्या है, 8th क्लास तक का है, जो कि एक अच्छे स्टूडेंट को ही पता होता है और स्टूडेंट को पता भी ना होता रियल में। तो देखते हैं दोबारा। अब ये हमने क्या किया, ये हमने बनाना सीखा। तो मेरे दोस्तों मेरा काम याद कराना भी है, मैं फॉर्मेलिटी नहीं बोल रहा हूं बार बार, मैं याद भी कराऊंगा साथ के साथ। और जो मेरी क्लास होगी, जैसे मैंने 45 मिनट क्लास की, तो मेरा 5 मिनट का हाईलाइट रहेगा। हाईलाइट जो मैंने उस दिन पढ़ाया उसको हाईलाइट, आप कॉफी बंद करेंगे और उसको हाईलाइट के रूप में देखेंगे। तो देखो भाई, तुम्हें क्या करना है, मिली से याद करना है, मिली सेंटी डेसीमीटर डेका हेक्टो किलोमीटर, मिली सेंटी डेसीमीटर डेका हेक्टो किलोमीटर। 10 की पावर माइनस 3 से स्टार्ट करो, 10 की पावर माइनस 3, एक जोड़ो 10 की पावर माइनस 2, एक जोड़ो 10 की पावर माइनस 1, एक जोड़ो 10 की पावर 0, एक एक जोड़ते चले जाओ। ठीक है, अब जैसे ही हम 10th क्लास में एंट्री कर देते हैं, तो मेरे दोस्तों इसके बाद और भी हमारे आ जाते हैं, वो देखते हैं कौन कौन से आते हैं। जैसे एंट्री करते हैं तो और वो देखते हैं कौन कौन से आते हैं। तो देखो भाई, इसके बाद में आता है हमारा मिली, के बाद में ऊपर आएगा माइक्रो। क्या आएगा, मिली के बाद में आएगा माइक्रो। क्या आएगा, माइक्रो। माइक्रो के बाद में नैनो। क्या आएगा, नैनो। फिर आएगा पिको, फिर आएगा फेमटो, फिर आएगा एटो, फिर क्या आएगा, एटो। मिली के बाद में क्या, माइक्रो, नैनो, पिको, फेमटो और एटो। फिर इसके बाद में किलो के बाद में, किलो के बाद में आएगा मेगा, गीगा, टेरा, फिर आएगा पेंटा, एक्सा। अब कुछ लोग तो डरेंगे, हो भैया ये क्या करा रहे हैं, भाई ये बिल्कुल तैयार नहीं करना, लेकिन जो तैयार करना है ये वाला हमको पता होना चाहिए। और बताऊं कौन सा, जो न्यूमेरिकल हमारे यूज होने वाले हैं। ठीक है, अब तुम देखो भाई, नीचे को हमारे तो पावर ऐड हो रहा है, देखो पावर जुड़ती जा रही है, तो यहां 3 जोड़ते चले जाओ। कितना जोड़ते चले जाओ, 3। ऊपर को जा रहे हैं तो देखो पावर घटता जा रहा है, 3 2 1 घट रहा है, तो ऊपर 3 घटाते चले जाओ, सॉल्व हो गई। क्या, नीचे को आ रहे हैं तो पावर जुड़ रहा है, तो जोड़ो भाई, 10 की पावर 3, पावर 3 जोड़ेंगे तो 10 की पावर 6 मीटर, पावर 3 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 10 की पावर 9 मीटर, पावर 3 जोड़ेंगे तो 10 की पावर 12 मीटर, पावर 3 जोड़ेंगे तो 10 की पावर माइनस 15 मीटर, पावर 3 जोड़ेंगे तो 10 की पावर 18 मीटर। यानी कि कहां से, ये सॉरी मेरे पे यहां पे थोड़ा गलती सी हो गई इसको मार्कर की वजह से, तो ये कितना है, ये था तुम्हारा 13 10 की पावर 12 मीटर, और ये 10 की पावर 15 मीटर। ठीक है, अब ऊपर को क्या घट रहा है, 3 घटाओ, ये 10 की पावर माइनस 3 है, 3 घटाएंगे तो 10 की पावर माइनस का 6 मीटर, 3 घटाएंगे 10 की पावर माइनस 9 मीटर। ठीक है, और इसमें 10 की पावर माइनस का 12 मीटर, 10 की पावर माइनस का 15 मीटर, 10 की पावर माइनस का 18 मीटर। मेरे प्यारे दोस्तों, सारा कुछ तैयार नहीं करना है, ये वाली तुमको तैयार करनी है जरूर। और बताने वाला 10th के लिए, मैं 12th के लिए नहीं, केवल 10th के लिए। 10th को माइक्रो, नैनो और पिको, ये मिली सेंटी डेसीमीटर डेका हेक्टो किलोमीटर, उसके बाद में माइक्रो, नैनो, पिको। ठीक है, ये हमको क्या करना है, तैयार करना है। लेकिन एक और करना है जो इससे हमारा क्या है, थोड़ा सा अलग है, जहां पर कोई भी हमारा रूल नहीं लगता, वो होती है तरंग दैर्ध्य का 1 एंगस्ट्रॉम। क्या होता है वो, 1 एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम का साइन होता है ए नॉट। ये क्या होता है, ए नॉट, ये होता है एंगस्ट्रॉम। एक एंगस्ट्रॉम बराबर होता है 10 की पावर माइनस का 10 मीटर। एक एंगस्ट्रॉम बराबर क्या होता है, 10 की पावर माइनस का 10
मीटर, जो कि ये हमारा क्या होता है, इस सारणी से क्या करता है, अलग होता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आज की केवल डेमो ही क्लास है, ठीक है, लेकिन जैसे ही 1 मई से क्लासेस स्टार्ट होंगी तो आपको केवल केवल जो मैं कराऊं केवल उसी पे अच्छे से फोकस करना है। 95%, 95 एवब मेरी फिजिक्स पढ़ाई में से आएगा, ठीक है। इसके बाद में मिटा सकते हैं इसे हम। थैंक यू दोस्तों आपके लिए, ठीक है। और देखते हैं, आप सपोर्ट कीजिए भाई की कोचिंग को, ठीक है। ठीक है, तो बाय दोस्तों।